आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ और उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। लश्कर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सीएम ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और साथ कृषि कानून के वापस लेने की बात कही और साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनावी जमीन तलाशने की कोशिश की। पूर्व सीएम ने कहा कि सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। तीनों कृषि कानून किसानों के खिलाफ है। तो हम आपको खबर बता रहे हैं कि लश्कर से, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, तो इसी दौरान पूर्व सीएम ने बीजेपी सरकार पर खूब जमकर हमले भी किए हैं और साथ ही ये भी बात कही है कि कृषि कानून को वापस लेने की बात की है उन्होंने। जो आगामी विधानसभा चुनाव है 2022 को, उसको लेकर चुनावी जमीन तलाशने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूर्व सीएम ने कहा है सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। तो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ ये बात कही गई है। जब लश्कर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत तो उनका स्वागत किया गया। उसके बाद पूर्व सीएम ने सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेने की लगातार बात कही। तीनों कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं, ये भी बात कही और करंट सरकार पर, बीजेपी सरकार पर खूब जमकर हमला भी किया। तो संख्या के विषय में सरकार के आंकड़ों को मानना चाहिए। उसमें 10-5 कम ज़्यादा हो सकते हैं और ये गलत है कि बहुत बड़ी संख्या है। जो सरकार ने कहा है ये 200 से लेकर के 250, 250-300 तक लोग हो सकते हैं। उसमें मैं चिंतित हूँ कि आज छठा दिन है और हम अभी तक उन तक नहीं पहुँच पाए हैं। आज तकनीक का युग है और तकनीक के युग में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाए। मिशन 2022 के विधानसभा के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां विपक्ष को मुद्दा बनाकर एक दूसरे पर वार कर रही हैं। कांग्रेस 2022 चुनाव को लेकर पार्टी को बूथ स्तर से मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर रही है और जीत हासिल करने की भी बात कह रही है। इसी क्रम में रुड़की में कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और कृषि कानून, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान रुड़की ग्रामीण जिले के प्रभारी और प्रदेश महासचिव याकूब सिद्दीकी ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से 2022 की तैयारियों में लग गई है। बूथ स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए हर विधानसभा में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो कि कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे। तो आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मिशन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज नजर आ रही है। सभी पार्टियां विपक्ष को मुद्दा बनाकर एक दूसरे पर लगातार हमलावर हो रही हैं। कांग्रेस 2022 चुनाव के लेकर हर बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रही है कि जीत हासिल करने की बात लगातार कर रही है। तो वहीं रुड़की में जब कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, जिसमें उन्होंने कृषि कानून, बेरोजगारी, महंगाई जैसे टॉपिक्स पर उन्होंने बात किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तमाम विधानसभा में अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मंतव्य ये है कि हम बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस को किस तरीके से समन्वय स्थापित करके मजबूत करने का काम करें। और इसी परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जिला प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। जिला प्रभारियों की जो जिम्मेदारी है वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वरिष्ठ जनरल सेक्रेटरियों को दिया गया है। हम उसको ग्रास रूट पर हमारे विधानसभा प्रभारी और हमारे तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे हम लोग संवाद कायम कर रहे हैं और उनसे संवाद कायम करने के बाद हम पार्टी किस तरीके से मजबूती की ओर बढ़ेगी, पार्टी के अंदर जो
हल्का फुल्का जहन में ये रहता है कार्यकर्ता को कि उसकी किसी तरीके से उपेक्षा हो रही है। उन तमाम बातों को हम मद्देनज़र रखते हुए उनमें संवाद कायम करेंगे और निश्चित तौर पर पार्टी ग्रास रूट पर काम करने के लिए विकास नगर में वीरान पड़े अश्वमेध यज्ञ स्थल को संवारने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 2 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। देश के राष्ट्रीय स्मारकों में से बड़वाला जगत ग्राम का अश्वमेध यज्ञ स्थल भी शामिल है। यह अश्वमेध यज्ञ स्थल विकास नगर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ऐतिहासिक स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1952 से 1954 के बीच उत्खनन के बाद प्रकाश में लाया गया था। उत्खनन में पक्की ईंटों से निर्मित 3री शताब्दी की 3 यज्ञ वेदिकाओं का भी पता चला है, जो 4 फीट नीचे दबी हुई है। अश्वमेध यज्ञ स्थल पहुंचकर पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय ने कहा कि इस यज्ञ स्थल की दशा और दिशा सुधारने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 2 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। जल्द ही बड़वाला स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग से अश्वमेध यज्ञ तक आने के लिए रोड का कार्य भी शुरू कराया जाएगा। पूर्व सांसद तरुण विजय ने कहा कि जल्द ही इस स्मारक को पर्यटक स्थल भी बनाया जाएगा। यहाँ पे भेंट है, पिछले 6 महीने से जो प्रयास चल रहा था उसका फल निकल रहा है और एएसआई ने बहुत मेहनत करके इस पूरे क्षेत्र का पुनरुद्धार प्रारंभ कर दिया। सबसे रोमांचक बात यह है कि यहाँ पर पुनः ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में लिखे गए ईंट मिली है, जो कि एक अद्भुत खोज है और यह 60 वर्ष बाद पुनः मिली है। इसके पहले जो शिलालेख मिले थे वो दिल्ली में है। हम यहाँ चाहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय बने, इंटरप्रिटेशन सेंटर बने और मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यहाँ तक एक्सेस रोड के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। उसके कारण यह स्थान पूरे देश और विदेश के पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा और देहरादून विजिटर्स के लिए यह एक अनिवार्य विजिट बनेगी, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में इस प्रकार के अश्वमेध स्थल को ऐसा रूप कहीं भी नहीं दिया जा सका है। मैं अभी मौजूद हूँ विकास नगर के बाड़वाला अश्वमेध यज्ञ स्थल। आपको बता दूं कि प्राचीन पक्की ईंटों से निर्मित यज्ञ वेदिकाएं अवशेष राजा सील वर्मन ने लगभग 3री शताब्दी में इस 4 अश्वमेध यज्ञ स्थलों में 3 अश्वमेध यज्ञ पुरातत्व उत्खनन में 1952 में पुरातत्व विभाग ने इसकी खोज की थी और प्रकाश में लाए गए थे। लेकिन कई सालों से ये पुरातात्विक साइट जो है अनदेखी का शिकार हुई है। लेकिन आज यहाँ पे राज्यसभा सांसद पूर्व तरुण विजय यहाँ पे इसके जीर्णोद्धार के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। उनसे जब पूछा गया कि इस साइट के विकास के लिए सरकार के पास कुछ पैसा भी है, तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने इस साइट के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और आपको बता दूं कि ये यज्ञ वेदिकाएं जो दिखाई दे रही हैं ईंटों से निर्मित हैं और अभी इस पर काम चल रहा है। इनको सजाया और संवारा जा रहा है। अब देखना है कि इस पुरातात्विक साइट का जो लाभ यहाँ की स्थानीय जनता या आने वाले पर्यटक से लाभ लेता है कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। विकास नगर से उत्तराखंड प्राइम टीवी न्यूज चैनल विनोद था। पहाड़ों की रानी मसूरी से पूरे देश में वैलेंटाइंस डे की शुरुआत हुई थी। बता दें कि 1843 में एक अंग्रेज मॉर्गन माउंट मसूरी ने एक स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने अपनी प्रेमिका को पहली बार वैलेंटाइंस डे की शुभकामनाएं दी थी, जिसका पत्र आज भी उनके पास सुरक्षित रखा हुआ है। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि उस व्यक्ति ने अपनी बहन को यूरोप में लिखे पत्र में बताया कि 14 फरवरी को उसने अपनी प्रेमिका से अपने प्रेम का इजहार किया है। गोपाल भारद्वाज के अनुसार अंग्रेजों द्वारा मसूरी में पहली बार वैलेंटाइंस डे मनाया गया। इसके बाद से यह प्रथा लगातार चलती आ रही है और पूरे देश में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। हालांकि कुछ संगठन इसका विरोध भी करते हैं। तो वैलेंटाइंस डे मतलब प्रेमियों का दिन। हर साल हम लोग कहीं ना कहीं तो जाते थे वैलेंटाइंस डे के लिए शादी के बाद। आज मसूरी आ गए हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, ठंड है और
इसलिए मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और इस बार वैलेंटाइंस डे संडे को भी है तो जानते हैं जैसे कि ये जो वैलेंटाइन डे है ये यूरोप से आया है हमारे देश में ना, और ब्रिटिश लोग ये इसका अपने साथ लाए हैं क्योंकि यूरोप में इसका प्रचल रहा है। और जो सेंट वैलेंटाइन हुए हैं, प्यार के जो सेंट थे, उन्होंने इसका प्रचार प्रसार यूरोप में ज़्यादा हुआ। लेकिन आप जानते हैं मसूरी का जो स्थापना हुई है, मसूरी ब्रिटिश अंग्रेज़ों द्वारा बसाई गई, तो उनके साथ ये चीज़ भी आ गई, जैसे और चीज़ें हमारे देश। रुड़की के बहराबाद में खनन माफियाओं की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। खनन माफिया और पुलिस की मिलीभगत से लगातार अवैध रूप से यह काला कारोबार चल रहा है। नदियों और किसानों की भूमि पर जबरन अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफिया के मिट्टी से लदे ट्रक बड़ी शांति से हाईवे से ही गुजरते हैं। बहराबाद से बता रहे, जहां पर रुड़की के खनन माफियाओं की गुंडागर्दी सिलसिलेवार तरीके से बढ़ती जा रही है। खनन माफिया और पुलिस की मिलीभगत से लगातार ये अवैध रूप लेता जा रहा है। जो काला कारोबार लगातार चल रहा है, यहां से नदियों और किसानों की भूमि पर जबरन अवैध खनन का काम किया जा रहा है। खनन माफिया के मिट्टी से लदे ट्रक भी बड़ी शांति से इस हाईवे से लगातार गुजरते ही जा रहे हैं। जो रुड़की के बहराबाद में ये खनन माफियाओं की गुंडागर्दी का नतीजा लगातार सामने आ रहा है। खनन माफिया और पुलिस की ये मिलीभगत से ये काला कारोबार अभी तक चलता चला आ रहा है। यहां पर नदियों और किसानों की भूमि पर जबरन अवैध खनन का काम किया जा रहा है। रुड़की के बहराबाद में खनन माफियाओं द्वारा ये गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। यहां पर खनन माफियाओं के मिट्टी से लदे ट्रक जो बड़ी शांति से ही हाईवे से होकर के गुजर जाते हैं। ये पूरा जो चल रहा है खनन माफिया और पुलिस की मिलीभगत के साथ, ये लगातार अवैध रूप से ये काला कारोबार चल रहा है। नहीं, देखिए, माइनिंग के रिगार्डिंग एक तो कुछ लोगों को मिट्टी की परमिशंस भी इशू की गई है, जिनके द्वारा एनएच इत्यादि में मिट्टी के लिए उठान किया जा रहा है। और इसके अलावा ये भी उसमें चेक किया जाएगा कि जिन लोगों को परमिशन इशू की गई है उनको जिस जगह पे और जितनी मिट्टी उठान की परमिशन इशू की गई है उसको राजस्व टीम के माध्यम से चेक करवाया जाएगा। और इसके अलावा अगर किसी के द्वारा अवैध रूप से उठान किया जा रहा है तो उसमें पुलिस और माइनिंग प्लस तहसील ये सभी को क्लियर डायरेक्शन है कि उसमें प्रभावी कार्रवाई करें और उसको रूटीन में खुद भी चेक किया जाएगा ताकि किसी भी रूप में इलीगल माइनिंग ना हो। सर, अभी करंट का लीजिए तो उसको रूटीन में चेक करवा। हरिद्वार में क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर टैक्स फ्री करने के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान क्रांति दल के जिलाध्यक्ष राजीव देशवाल और केंद्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र वशिष्ठ सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। धरना पर बैठे लोगों का कहना है कि उत्तराखंड के जो भी लोग निवास करते हैं उन लोगों के किसी भी नंबर की गाड़ी हो, यूके नंबर गाड़ियां हो, सबका टैक्स फ्री में ही फ्री किया जाएगा। हरिद्वार में क्रांति दल के कार्यकर्ताओं का टोल प्लाजा पर टैक्स फ्री करने को लेकर के समर्थन। प्रदर्शन के दौरान क्रांति दल के जिलाध्यक्ष राजीव देशवाल और केंद्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र वशिष्ठ सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। यह धरना प्रदर्शन किया गया। धरना पर बैठे लोगों का यह कहना है कि उत्तराखंड में जो भी लोग निवास करते हैं उन लोगों के किसी भी नंबर की गाड़ी हो, यूके नंबर अगर गाड़ी है तो उन सबका टैक्स फ्री हो जाना चाहिए। तो हरिद्वार में क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर टैक्स फ्री करने को लेकर के प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने अपनी मांग की है कि जितने भी यूके नंबर की गाड़ियां हो उनका टैक्स फ्री किया जाए। शोषण भी हुआ, जनता परेशान भी हुई है, जनता ने उन गड्ढे में कच्चे रास्तों से गुजरी है। क्या उनके लिए सरकार ये टोल फ्री नहीं कर सकती? क्या यूए नंबरों के लिए गाड़ी जो है उनको टोल फ्री नहीं किए जा सकते? क्या सारा टैक्स उत्तराखंड के लोग ही भरेंगे? उत्तराखंड में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे वो लोकल व्हीकल हो, उन सभी का हम मांग करते हैं कि उनका जो टोल है सभी उस पर उत्तराखंड के अंदर माफ किया जाए। ये हमारी पहली मांग। हरिद्वार के बंदरजूट क्षेत्र में बीते दिनों में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया था। इस घटना के बाद पीड़िता के पिता ने न्याय की मांग की थी, लेकिन पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला।
पीड़िता के पिता का कहना है कि किशोरी के फैसले को लेकर गांव के लोग दबाव बना रहे हैं और उन्हें काफी परेशान किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी से कार्रवाई की लगातार मांग कर रही है, लेकिन अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। तो इस खबर में हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हरिद्वार के बंदरदूर क्षेत्र में बीते दिन एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद पीड़िता के पिता ने जब न्याय की गुहार लगाई तो पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है अभी तक। पीड़िता के पिता का कहना है कि जब किशोरी ने यह फैसला लिया तो उसको लेकर गांव वाले लोग उन पर दबाव बनाने लगे और उन्हें काफी परेशान किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी से कार्रवाई की मांग की, लेकिन अभी भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। करीबन 8 दिन है गए, मेरी बकरिया जाड्डे में इसी तरह खड़ी, रास्ता मेरा बंद कर रखा। आज से मेरे बात हुई, सड़क बैठ के किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। किस मामले को लेकर रास्ता बंद कर रखा आपने? बहुत लड़की वाला मामला है, बस वो तो गया हुआ ही कोर्ट में, उसमें कोर्ट थोड़ी गया हुआ हो। अच्छा, मुझे पूछा गया, मैं लगा करने में भाई कोर्ट में मसला 10 आदमी इसमें बैठे, 10 आदमी बैठ के लिख के कोर्ट में दे, जीव जाकर समझौता होगा। पर 25 तारीख को मेरे दरवाजे भी थे 3 आदमी रात को, मेरे पर दबाव डाला। एक था मंसूर, एक हिमालय क्षेत्रों में रहने वाली भोटिया जनजाति समुदाय के लोगों ने मंसूरी में लोसर का त्योहार धूमधाम से मनाया। मान्यता है कि आज से भोटिया जनजाति का नया साल शुरू होता है, जिसे ये लोग आटे की होली खेलकर आपस में शुभकामनाएं देते हैं। इस अवसर पर भोटिया समुदाय की महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा धारण कर भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। उसके बाद सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर कई प्रकार के पकवान एक दूसरे को खिलाते हैं और साथ ही आटे की होली खेलते लोसर की बधाई भी देते हैं। तो हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं उन हिमालय क्षेत्रों में से जहां पर भोटिया जनजाति समुदाय के लोग मसूरी में लोसर का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें मान्यता ये होती है कि भोटिया जनजातियों का आज ये नया साल शुरू होता है, जिसमें लोग आटे की होली खेलकर आपस में एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इस अवसर पर भोटिया समुदाय की महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा धारण करती हैं, उन्हें पहनती हैं, साथ ही भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है। उसके बाद सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो करके एक दूसरे को पकवान खिलाते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं और साथ ही आटे की होली खेलते हुए आप इसमें देख सकते हैं लोसर की बधाई भी साथ दी जाती है। तो मसूरी से यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हिमालय क्षेत्रों में भोटिया जनजाति समुदाय के लोग आज इस त्योहार का मनाते हैं और इन्हें भोटिया जनजातियों का आज से नया साल शुरू होता है, जिसमें आटे की गोलियां बनाकर होली खेलते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, इकट्ठे होते हैं, जिसमें महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा धारण करती हैं और इस अवसर पर भगवान बुद्ध की पूजा की जाती है, ऐसी मान्यता है। उसके बाद सभी लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे को पकवान खिलाते हैं। होली खेलने के साथ ही आटे की होली खेलने के साथ ही एक दूसरे को बधाई देते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आटे की होली खेलते हुए दिख रहे हैं। ये लोसर जो है ये 3 दिन का मनाया जाता है हमारे नए साल के उपलक्ष्य में। हम नया साल ये 12 तारीख से गिनते हैं, 12 तारीख से और 14 तारीख तक 3 दिन का लोसर होता है और इसमें नए नए कपड़े पहन के और नए नए खान पान ये रिश्तेदारों को पड़ोसियों को सबको बुलावे में करते हैं। और तीसरा दिन जो है हमारा ये आटे का होली होता है। तो इसमें जो है हमारे मंदिर जो बौद्ध मंदिर है इसके सामने हम हमेशा ये आटे का होली। इसी बीच चमोली आपदा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आज 12 शव बरामद किए गए हैं। तो चमोली त्रासदी से
जुड़ी हुई आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू में आज 12 शव बरामद हुए हैं। हादसे में अब तक 50 लोगों की मौत की जानकारी मिल चुकी है। ग्लेशियर टूटने की वजह से यह हादसा हुआ था चमोली में। तो चमोली त्रासदी से जुड़ी हुई आपको बड़ी खबर इस समय हम बता रहे हैं, जहां पर आज रेस्क्यू टीम ने 12 शव बरामद किए हैं और इस हादसे में अब तक 50 लोगों की मौत हुई है। हम आपको धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी धर्मेंद्र, ये चमोली त्रासदी में आज भी रेस्क्यू टीम ने लगभग 12 शव बरामद किए हैं। अब तक क्या कुछ अपडेट और मिल पाया है? देखिए, चमोली में जिस तरह का एक बड़ा हादसा हुआ है ग्लेशियर टूटने के बाद, जब ग्लेशियर का बड़ा टुकड़ा जो है बांध के ऊपर गिरा था, उसके बाद बांध के फूटने से जो एक आपदा आई थी, पूरा का पूरा डैम का पानी जो है बह चला था और एक बड़ी त्रासदी जो वहां पर देखने के लिए मिली है। उसके बाद जैसे जैसे राहत कार्य शुरू हुए, बचाव कार्य शुरू हुए और जब पानी का बहाव पूरी तरह थम चुका है और लगातार रेस्क्यू टीम जो है वो अमला जो है वहां पर लोगों को तलाशने में जुटा हुआ है। ऐसे में करीब आज तक 50 के शव जो हैं जो वो बरामद हो चुके हैं। आज की ही अगर बात करें तो 12 शव आज फिर बरामद हुए हैं, लेकिन फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि अभी कितने शव ऐसे हैं जिनको जमीन अपने अंदर समेटे हुए है, निगल गई है, जो पानी के उस बहाव में, उस कीचड़ में, उस दलदल में समा गए हैं जमीन के अंदर। लेकिन रेस्क्यू जारी है, लगातार अमला। धर्मेंद्र, क्या अभी लग रहा है कि जैसे अभी 12 शव फिलहाल बरामद किए हैं, क्या अभी और भी लोगों की जानकारी मिल सकती है इस तरीके की, या फिर अब सिचुएशन काबू में है, या क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर चमोली? देखिए, सिचुएशन, हालात को काबू में इस समय कहा नहीं जा सकता। ये बात अलग है कि डैम का पानी जो है वो स्थिर हो गया है, रुक गया है, जिससे कि बचाव कार्य अब शुरू हुआ है, इसलिए वहां पर तो हालात काबू में है क्योंकि बहाव उसका थम चुका है। लेकिन अभी कितनी लाशें और निकलना बाकी है इसका आकलन अभी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि डैम में पानी का बहाव था, तेज बहाव था, भीषण त्रासदी थी। वहां पर कितने लोग बह गए हैं, उसमें कितने समा गए हैं जमीन में, दलदल में, कीचड़ में, अभी इसका कुछ भी अनुमान लगाया नहीं जा सकता। हालांकि सरकार अपने स्तर पर वहां पर दावे कर रही है कि बहुत जल्द हम बाकी को ढूंढ निकालेंगे, लेकिन आखिर वो बाकी लोगों का आंकड़ा कितना है, वो संख्या कितनी है, तो वो अभी पूरी तरह खुलकर सामने आंकड़े नहीं आए हैं। इसीलिए यही कारण है कि बचाव कार्य, राहत कार्य, जो रेस्क्यू है वो लगातार जारी है। शुक्रिया धर्मेंद्र। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से धर्मेंद्र जुड़े थे, जिन्होंने जानकारी दिया कि चमोली हादसे में अभी फिलहाल रेस्क्यू टीम ने 12 शव और तलाशे हैं। 50 लोगों की अब तक खबर मिल चुकी है। तो चमोली त्रासदी से हम आपको लगातार खबर बता रहे। धर्मेंद्र ने बताया कि रेस्क्यू की टीम लगातार वहां पर लगी हुई है, हालात काबू में है। तो लेकिन इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।